नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमरत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। एनडीए संसदीय दल की बैठक में सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को नेता चुने जाने पर झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने टिप्पणी की है। उन्होंने दावा किया है कि एनडीए गठबंधन की सरकार बहुत ही कम समय तक चलेगी। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने इतने वर्षों में पहली बार अपने भाषण में एनडीए की बात कही है। उन्होंने मंच साझा करने के विषय पर कहा कि झारखंड के एक आजसू नेता को मंच पर बैठने तक नहीं दिया गया। ये इस बात को इंगित करता है कि उनके मन में झारखंड को लेकर क्या स्थिति है। वहीं नीतीश कुमार को भी जवाब देना होगा कि जातीय जनगणना का क्या होगा। झारखंड के लिए सरना धर्म कोड जातीय जनगणना का हिस्सा होगा या नहीं, ये बताना होगा। आजसू पार्टी को ये बताना होगा कि 27% आरक्षण ओबीसी को मिलेगा या नहीं। आज पहली बार 10 वर्षों के बाद मोदी जी मजबूर हुए एनडीए का नाम लेने की। अपने पूरे संभाषण में उन्होंने एक भी बार भाजपा का नाम नहीं लिया, जो दर्शाता है कि भाजपा के नेता के तौर पर उनकी हार उनके लिए शर्म का विषय है। अपने आप में यह बताता है कि मोदी जी नैतिक तौर पर प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं रहे। उन्हें जबरन तीसरी बार अमित शाह जी के शब्दों में 60 वर्षों के बाद कोई सरकार तीसरी बार आ रही है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड अंतर्गत कोवाली थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर की चपेट में आकर 8 वर्षीय शिवराज मंडल की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव को थाना के बाहर रखकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कोवाली थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान ने परिजनों एवं स्थानीय लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। उन्होंने कहा कि दोषियों पर मामला दर्ज कर लिया गया है, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं बच्चे के पिता व ग्राम प्रधान विधान मंडल ने कहा कि ना तो ट्रैक्टर की बरामदगी हुई है और ना ही दोषियों के ऊपर कार्रवाई हुई है। जब तक दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तब तक वे लोग शव के साथ थाना के बाहर बैठे रहेंगे। स्थानीय जिला परिषद सूरज मंडल ने भी दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है कि गांव में कुटसुरी गांव में मिट्टी खुदाई सरकारी की तरफ से वो जीर्णोद्धार का काम चल रहा था, मिट्टी बेचने का। वही लगभग 15 दिन से चल रहा है, लेकिन 2-1 दिन पहले गांव में हम लोग का बगल में मेरा भाई गड्ढा वो ट्रैक्टर से मिट्टी के ओढ़ा दिया था। वही ट्रैक्टर में आके मेरा लड़का को जो लेटरिंग है शौचालय के पीछे खड़ा था, वो शौचालय को तोड़ के मेरा लड़का को उसमें मतलब लास्ट कर दिया है पूरा एकदम। हम लोग उसको लेके गए सदर अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। तो उसके बावजूद अभी तक थाना में लिखित शिकायत देने के बावजूद अभी तक हम लोग का कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। ना ट्रैक्टर का भी ये हुआ है, गिरफ्तार हुआ है, ना वाहन चलाने वाला को भी गिरफ्तार हुआ है, या ठेकेदार पर ना कुछ कार्रवाई हुआ है। अभी तक किसी के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। जो जहां कार्य चल रहा था वहीं कार्य वही चल रहा है। इसीलिए हम लोग इसमें जो भी दोषी है उसमें उसमें चुनकर कार्रवाई होनी चाहिए, इसीलिए हम लोग थाना में आए हैं। और थाना के पास हम लोग न्याय का मांग कर रहे हैं। इसके आगे हम लोग विचार विमर्श कर आगे क्या इसका करना है उसको हम लोग विचार करेंगे। तो अभी आप लोग तो हम लोग अभी तक है और हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो भी दोषी हैं वो लोग को हिरासत में लिया जाए और जो वाहन से टक्कर मारी गई है उस वाहन को भी हिरासत में लिया जाए। उसके बाद जो भी आगे का कार्रवाई है वो किया जाए, अन्यथा हम लोग वर्तमान अभी यहीं पे हैं और आगे क्या करना है वो हम सभी ग्राम के लोग और आसपास के ग्राम के लोग विचार विमर्श कर आगे की हम लोग रणनीति बनाकर आगे का काम करेंगे।
जमशेदपुर के तमाम डायलिसिस सेंटरों में आयुष्मान योजना के तहत डायलिसिस करवा रहे मरीजों के समक्ष विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। आयुष्मान योजना के तहत डायलिसिस को धीरे धीरे बंद किया जा रहा है, जिससे मरीजों को इलाज की चिंता सताने लगी है। आयुष्मान योजना के तहत सरकार द्वारा राशि निर्गत नहीं किए जाने से सेंटर संचालकों ने ये निर्णय लिया है। इस समस्या से गुजर रहे बड़ी संख्या में मरीज शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर उपायुक्त से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। मरीजों के अनुसार आयुष्मान योजना के तहत मिलने वाली राशि डायलिसिस सेंटरों को विगत 6 महीनों से नहीं मिली है। इसी कारण ये सेंटर संचालकों ने सेवा अब धीरे धीरे बंद करनी शुरू कर दी है। ऐसा ही हाल रहा तो डायलिसिस के मरीजों के समक्ष विकट समस्या उत्पन्न हो जाएगी। चूंकि सभी मरीज निजी तौर पर डायलिसिस करवाने में सक्षम नहीं है, इसलिए जिला उपायुक्त को मांग पत्र सौंपते हुए इन लोगों ने समाधान की मांग की है। से पीड़ित है, हम लोग डायलिसिस पेशेंट है। हम लोग लगभग 80 का साई डायलिसिस सेंटर में 80 का लगभग पेशेंट है। हम लोग को विगत कुछ 3 दिन पहले खबर मिला कि सेंटर को भुगतान नहीं होने के कारण डायलिसिस आयुष्मान के तहत बंद किया जाएगा। तो हम लोग गरीब आदमी है, कुछ काम नहीं, एक तो गंभीर बीमारी से पीड़ित है, हम लोग कहाँ डायलिसिस करेंगे। इसी आवेदन को लेकर हम लोग उपायुक्त महोदय के पास आए हैं कि हम लोगों का कुछ ना कुछ रास्ता निकाला जाए। सिंह है और हम लोग यहाँ जितने भी अभी आज यहाँ पे जुटे हैं, ये किसी कारण को लेकर जुटे हैं। कारण ये है कि आयुष्मान के थ्रू हम लोग का सभी का डायलिसिस होता था, जो कि हम लोग साई सेंटर डायलिसिस हावड़ा ब्रिज साक्षी जमशेदपुर में करवाते थे। अभी उनके प्रोपराइटर श्री अशोक सिंह, उनके द्वारा कहा गया है कि 9 तारीख से 9 जून से वहाँ पे डायलिसिस आयुष्मान के थ्रू डायलिसिस बंद किया जा रहा है, क्योंकि विगत कुछ महीनों से उनका बकाया राशि नहीं आ रहा है और बहुत दिनों से राशि नहीं आ रहा है, जिसके कारण वो बोल रहे हैं कि हम 6 महीना मान लीजिए फ्री करेंगे, उसके बाद हम कितना दिन तक फ्री किसी का इलाज करेंगे। ये पैसा रुक रहा है, पैसा आ नहीं रहा है। यहाँ पे जो भी पेशेंट आए, यहाँ पे जो भी पेशेंट ये कि किसी के पास इतना पैसा नहीं है जो कि हम लोग अपना पैसा से इलाज करा पाएँ। आयुष्मान के तहत जो भी हम लोग के पास पैसा आता है, इसी से हम लोग का इलाज चल रहा है। और जो भी यहाँ पे पेशेंट है, धीरे धीरे करके जमशेदपुर के सारे सेंटर ये आयुष्मान का पैसा क्लियर नहीं होने के कारण बंद हो रहे हैं। और ये सारे पेशेंट जब सेंटर बंद हो जाएंगे तो ये जितने सारे पेशेंट हम लोग है यहाँ पे, ये कहाँ जाएंगे? आगे हम लोग का कहना यही है कि हम लोग डीसी महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं। ये ज्ञापन सौंपने आए हैं कि यहाँ जो आयुष्मान का पैसा रुका हुआ है जिस सेंटर का, वो क्लियर किया जाए ताकि हम लोग का आगे इलाज संभव हो पाए और हम लोग इस गंभीर बीमारी से कोई मरे नहीं। वहीं सरायकेला जिले के गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत कांडरा पालूबेड़ा गांव के ग्रामीणों ने पालूबेड़ा मौजा में सीएनटी एवं गैर सीएनटी जमीन खरीद बिक्री का विरोध किया है। इसे लेकर ग्राम सभा एवं गांव गणराज्य के सदस्यों ने शुक्रवार को प्रखंड कार्यालय पहुंचकर जमीन खरीद बिक्री में ग्राम सभा को दरकिनार किए जाने पर ऐतराज जताया है। प्रतिनिधिमंडल ने गम्हरिया अंचलाधिकारी को एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें हाल के दिनों में पालूबेड़ा मौजा में दाखिल खारिज सभी म्यूटेशन को रद्द किए जाने की मांग की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि भूमाफिया बगैर ग्राम सभा अनुमति के ही जमीनों की खरीद बिक्री कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्राम प्रधान धर्मू मांझी ने बताया कि कुछ जमीन दलालों एवं बिल्डरों ने गांव की जमीन की खरीद बिक्री शुरू की है। अब तक उन्होंने तकरीबन 40 डिसिमिल जमीन बेच दिया है। जमीन खरीद बिक्री जारी रहने पर आगे आंदोलन की चेतावनी दी गई है। इस दौरान पारंपरिक हथियार से लैस होकर स्थानीय ग्रामीणों ने अंचल कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया। आज हम लोग पूरा पालूबेड़ा के राजस्व मौजा से सब आए हुए हैं। हम लोग का पालूबेड़ा मौजा में बिना ग्राम सभा से वहाँ ज़मीन खरीद बिक्री हो रहा है। तो ये हम लोग सीओ साहब के यहाँ आए थे, उसको ज्ञापन दिए हैं। जो भी म्यूटेशन हुआ है अभी तक वो सबको खारिज किया गया है। पालूबेड़ा मौजा में ज़मीन की खरीद बिक्री का मामला है। वहाँ खाता 50 और 51 में किन्हीं मंडल की ज़मीन है, खतियानी ज़मीन है, उनके द्वारा किसी बिल्डर को तथाकथित तौर पर बेचा जा रहा है। कुछ ज़मीन उनके द्वारा निबंधित भी करा ली गई है। इन ग्रामीणों का कहना ये है कि चूँकि ज़मीन बीच में है और उसके चारों तरफ हम संथालियों की ज़मीन है, इसलिए पहले खरीदने का अधिकार हमारा है। तो इसके लिए हमने कहा है कि पहले जा कर के आप लोग रजिस्ट्रार साहब के यहाँ एक ज्ञापन दे दीजिए
ताकि वो रजिस्ट्री के संबंध में उचित निर्णय ले सकें। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद पहली बार पोटका विधायक संजीव सरदार ने हाथा स्थित कार्यालय में झामुमो कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। इस दौरान विधायक ने कहा कि वर्ष 2019 की तुलना में इस बार लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का वोट प्रतिशत बढ़ा है, परंतु पार्टी प्रत्याशी की हार हुई है। इसकी समीक्षा जल्द ही की जाएगी। उन्होंने कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव में पोटका से 80,000 वोट प्राप्त हुआ था। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में 99,507 वोट प्राप्त हुआ है। वर्ष 2019 की तुलना में 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को लगभग 20,000 वोट ज्यादा मिले हैं। झारखंड राज्य में इंडिया गठबंधन को 5 सीट मिली है, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा को 3 और कांग्रेस को 2 सीट मिली है। इससे प्रतीत होता है कि झारखंडी जनमानस का इंडिया गठबंधन के प्रति आस्था जगा है। वहीं प्रखंड अध्यक्ष सुधीर सोरेन ने जेएमएम पोटका प्रखंड कमेटी की ओर से नवनिर्वाचित सांसद विद्युत महतो को बधाई दी। उन्होंने कहा कि नए सांसद से पोटकावासी उम्मीद करते हैं कि केंद्र के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग 220 हाथा तिरिंग सड़क निर्माण पर पहल करेंगे एवं पोटका विधानसभा अंतर्गत भारत देश के परमाणु उपकरण केंद्र संस्थान यूसीएल ग्रुप ऑफ माइनिंग जादूगोड़ा, नरवा, तूरामजी, मोहोलजी, बागजाता, बुंदू हुडांग माइंस स्थापित में विस्थापित हुए जमींदाताओं के वंशजों को पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी दिलाएंगे। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका स्थित केरासाई मध्य विद्यालय के बाहर दर्जनों बेंच डेस्क बेकार पड़े हैं, जो धूप, धूल और पानी की मार झेल रहे हैं। बता दें कि गर्मी की छुट्टी के बाद शनिवार से जिला के सभी सरकारी स्कूल खुल जाएंगे। ऐसे में इस स्कूल में बेंच डेस्क की हालत ऐसी रहेगी तो बच्चे कहां बैठकर पढ़ेंगे। इनमें टीन एवं लोहे से बने बेंच डेस्क में जहां जंग लग चुका है, वहीं प्लाईवुड से बने बेंच डेस्क सड़ने की कगार पर पहुंच चुके हैं। इस तरह का क्षेत्र के जिला परिषद सविता सरदार ने कहा कि ये स्कूल प्रबंधन की घोर लापरवाही को दर्शाता है। बच्चों को सुविधा देने के लिए बनाया गया बेंच डेस्क स्कूल के बाहर रखकर सड़ाया जा रहा है। इसकी शिकायत करने की बात उन्होंने कही। मध्य विद्यालय स्कूल में कितना क्लास की छात्रा हो? वर्ग 6 में। क्या दिक्कत है बेंच में? कितना दिन से बेंच रखा हुआ है सर? एक मई से। 1 महीना से। हाँ। तो आप लोग कैसे कहाँ बैठते हो? चटाई बिछा कर बैठते हैं। बेंच को नहीं घुसाया गया अंदर? नहीं, बच्चा लोग को घुसा तो नहीं है, बोलते हैं अभी तो। उत्क्रमिक मध्य विद्यालय कैरासाई स्कूल में जो दर्जनों बेंच बाहर में पड़ा हुआ है, जैसे धूप बरसात के कारण खराब हो रहा है। कहीं ना कहीं ये स्कूल प्रबंधन की लापरवाही है और इस संपत्ति गांव की भी संपत्ति है, इसको सुरक्षित रखना चाहिए। कहीं ना कहीं ये लापरवाही है और मैं इसके लिए स्कूल प्रबंधन को कार्रवाई करने की मांग करती हूँ। वहीं चक्रधरपुर के लोगों को अब अनुमंडल अस्पताल में जल्द ही एक्सरे की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। यहाँ एक्सरे मशीन लगाने के साथ ही टेक्नीशियन भी बहाल कर दिया गया है। अस्पताल में एक्सरे नहीं होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। एक्सरे की सुविधा नहीं होने के कारण यहाँ के चिकित्सक मरीजों को सदर अस्पताल चाईबासा रेफर कर देते थे, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती थी। जब भी कोई सड़क दुर्घटना में घायल होता था तो उन्हें एक्सरे कराने के लिए प्राइवेट सेंटर का रुख करना पड़ता था। इसके लिए अत्यधिक मूल्य भी चुकाना पड़ता था। अब अनुमंडल अस्पताल में एक्सरे लग जाने से अस्पताल आने वाले मरीजों को काफी सहूलियत मिलेगी। बताते चले कि चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में स्थानीय नेताओं तथा लोगों द्वारा एक्सरे मशीन लगाने की मांग करते आ रहे थे, लेकिन कुछ तकनीकी कारण से अनुमंडल अस्पताल में एक्सरे मशीन नहीं लग पा रहा था। कुछ माह पूर्व अनुमंडल अस्पताल प्रबंधन समिति की बैठक में एक्सरे मशीन लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसके बाद अब अनुमंडल अस्पताल में एक्सरे मशीन उपलब्ध हो पाया है। क्योंकि अथक परिश्रम के बाद है ये हमको जिला से ये पोर्टेबल एक्सरे मशीन जो है ये उपलब्ध कराया गया है, जो कि चक्रधरपुर की जनसेवा में कुछ दिनों के बाद उपलब्ध हो पाएगा। ये अभी पहली किस्त है, इसके साथ और भी मशीनें इनके साथ में जो यूज़ होती आने वाली हैं और जिला हमारी स्थानीय प्रबंधन समिति के अनुमोदन के उपरांत इसका मशीन का प्रयोग चालू किया जाएगा। तो ये
बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ हमारे एक्सरे टेक्नीशियन भी बहुत दिनों से जो यहाँ एक्सरे के लिए प्रतिनियुक्त थे, आतुर थे कि उन्हें मशीन कब मिलेगा। जब हमारा सारा कार्य प्रणाली इसका आ जाएगा, सारी प्रक्रिया इसकी पूर्ण हो जाएगी, जिसको हम लोग लिखा पढ़ी बोलते हैं, उसके बाद ये प्रयोग में आ जाएगा। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी शास्त्री नगर मुख्य सड़क के समीप डॉक्टर विनोद सिंह ने ग्रामीणों की आवश्यकता को देखते हुए जीवन दान नर्सिंग होम की पुनः शुरुआत की है। शुक्रवार को अस्पताल का उद्घाटन झामुमो मुसाबनी प्रखंड अध्यक्ष प्रधान सोरेन ने फीता काटकर किया। आपको बता दें कि पिछले 1 वर्ष से किसी कारणवश ये नर्सिंग होम बंद पड़ा था। ग्रामीणों की जरूरत को देखते हुए इस नर्सिंग होम की पुनः शुरुआत की गई है। इसका लाभ यहाँ के ग्रामीणों को मिलेगा। यहाँ के मरीजों को जमशेदपुर, घाटशिला व केंद्राडी में इलाज करने के लिए जाना पड़ता था। कई बार तो रास्ता तय करते ही कई मरीज की जान भी जा चुकी है। यहाँ पर उचित मूल्य पर ग्रामीणों को सेवा दी जाएगी। डॉक्टर विनोद सिंह, डॉक्टर उदय प्रकाश व डॉक्टर इंद्रजीत दास यहाँ मरीजों का इलाज करेंगे। वहीं सभी प्रकार की जांच की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये नर्सिंग होम 20 बेड से लैस है। इस मौके पर शिक्षक विमल सेनापति, रामू चटर्जी, विनोद अधिकारी, आनंदो गिरी आदि लोग उपस्थित थे। नर्सिंग होम जो जीवनदान नर्सिंग होम साल भर से तो बंद है, इसलिए बंद था, कुछ कारण से मैं बंद कर दिया था और भी हॉस्पिटल की वजह से। अभी फ़िलहाल इसे पूर्ण रूप से चालू कर दिया जा रहा है। यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा बहुत बेहाल है और लोगों की चाहत पर यहाँ पे नर्सिंग होम का व्यवस्था नहीं है। पेशेंट जमशेदपुर, घाटशिला जाते रहते, बहुत पेशेंट का डेथ हो गया है यहाँ पे। और भी हॉस्पिटल नहीं है और सरकारी हॉस्पिटल भी यहाँ पे नहीं है। केंद्राडी चल गया हो, यहाँ का आदमी बहुत ना तो जाने नहीं खोजता है, यहाँ पे सामने खोजता है और इसीलिए पूर्ण रूप से इसको चालू किया जा रहा है। यहाँ पे सब कुछ की व्यवस्था है। यहाँ पे सीजरियन से लेके ऑपरेशन से व्यवस्था सब की जाएगी यहाँ पे और बेहतर इलाज के कोशिश करेंगे। डॉक्टर संतोष पाल TMH के सह रिटायरमेंट वो भी आएंगे यहाँ पे और भी डॉक्टर की सुविधा करें। डॉक्टर नीलोफर गायनिस्ट है MGM के, वो भी यहाँ पे सेवा देगी और भी कुछ डॉक्टर ऑर्थोपेडिक कुमार अभिषेक भी यहाँ सेवा देंगे। तो कुछ और डॉक्टर का व्यवस्था करते हैं, सब बैठाने की कोशिश करते हैं जैसे घाटशिला जमशेदपुर जाने ना पड़े। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में शुक्रवार को श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के शिष्यों द्वारा आचार्य देव जी का 57वां जन्म दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सत्संग का आयोजन किया गया। मुसाबनी न्यू कॉलोनी स्थित दुर्गा मंडप में आयोजित इस सत्संग में डुमरिया एवं मुसाबनी प्रखंड के 7 उपकेंद्र के गुरु एवं शिष्य उपस्थित थे। इस मौके पर गुरुजनों द्वारा शिष्यों को साधारण तरीके से जीने की राह बताई गई। मौके पर मौजूद शिष्यों ने गुरुजनों द्वारा दी गई दीक्षा का लाभ उठाया। सभी ने आचार्य देव के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रण लिया। सत्संग की समाप्ति के बाद प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम रखा गया था, जिसका सभी ने लाभ उठाया। बता दें कि हर वर्ष मुसाबनी में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के शिष्यों द्वारा आचार्य देव जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। हम लोग सभी मिलकर जितने भी गुरु भाई हैं, सब लोग आज को जो हमारे आचार्य देव का जन्मदिन है, 57 ईयर्स उनका आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। उस उद्देश्य को लेकर आज हम लोग उद्यापित कर रहे हैं, जिसमें हमारे ठाकुर जी का जो विधान में प्रार्थना किए, बानी पाठ किए और तत्पश्चात भजन कीर्तन के बाद इस प्रसंग हुआ। गालुड़ी से हमारे श्रद्धा राजूदा जो आए हैं आज हम लोग के सामने में इस प्रसंग के द्वारा हम लोगों को मनमोहित करेंगे। और भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर 9 जून को जमशेदपुर के रीगल मैदान में पारिवारिक मिलन सह महाजुटान का आयोजन होगा। इसको लेकर शहर के ब्राह्मणों में विशेष उत्साह है। कार्यक्रम को लेकर तैयारी भी पूरी हो चुकी है। शुक्रवार को भालूबासा स्थित एक होटल में भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव समिति द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित कर इसकी जानकारी दी गई। मीडिया को संबोधित करते हुए समिति के संस्थापक सह आयोजन के मुख्य संयोजक सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक कमल किशोर ने बताया कि ब्राह्मणों को पारिवारिक रूप से एकत्रित करने के लिए आराध्य भगवान श्री परशुराम के जन्मोत्सव आयोजन पर बिष्टुपुर रीगल मैदान में विराट कार्यक्रम निर्धारित है। इसमें संध्या 4 बजे से सभा स्थल पर ब्राह्मण परिवारों का महाजुटान होगा। कार्यक्रम की शुरुआत में धर्म रक्षणी महासभा के 101 पुरोहितों द्वारा सामूहिक
स्वास्थ्य वचन एवं भगवान परशुराम जी की पुष्पांजलि सहारती होगी। भोजपुरी की प्रख्यात गायिका इंदु सोनाली व गायक चंदन तिवारी अपनी टीम के साथ भजन की प्रस्तुति देंगे। इस कार्यक्रम को लेकर 25,000 ब्राह्मण परिवारों तक निमंत्रण पत्रिका पहुंचाई गई है। सभी आगंतुकों के लिए भोजन की व्यवस्था रहेगी। श्री देवेंदु त्रिपाठी भगवान परशुराम पर व्याख्यान देंगे। आयोजन के सफल क्रियान्वयन के लिए स्वागत समिति, भोजन समिति, व्यवस्था समिति, सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति, यातायात समिति, मीडिया प्रकोष्ठ, परिवहन समिति का गठन किया गया है। 9 जून 2024 को यानी अभी से जो है कि 2 दिन बाद संडे को बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में जमशेदपुर, आदित्यपुर, कमहरिया के ब्राह्मणों के द्वारा सामूहिक रूप से भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव का कार्यक्रम ये मनाने का संकल्प लिया गया है। और उस दिन हजारों की संख्या में ब्राह्मण परिवार वहाँ पर एकत्रित होंगे। भगवान परशुराम जी का पूजन अर्चन होगा। साथ ही साथ जो है विशाल भंडारा का आयोजन भी है एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में भजन संध्या का यह कार्यक्रम भी हम लोगों ने रखा है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।